नमस्कार। देश में चुनाव चल रहे हैं और चुनाव के बीच में घोषणाओं का पूरी बरसात है। कोई कह रहा है मैं स्कूटी दूँगा, कोई कह रहा है कि मैं बिजली फ्री दे दूँगा, कोई कह रहा है 200 यूनिट दूँगा, कोई कह रहा है 300 यूनिट दूँगा, कोई किसानों के लिए भरपूर बहुत सारी योजनाओं की बरसात कर रहा है और कोई राज्य कर्मचारियों के लिए। ये बात दूसरी है कि देश में राज्य कर्मचारियों के लिए नौकरी ही कितनी बची हैं। लेकिन राज्य कर्मचारियों को लेकर के जिस राज्य में चुनाव नहीं है, वहाँ अगर घोषणा होती है और उसकी वजह से जहाँ पर चुनाव हो रहे हैं, यानी कि अब तो बचा सिर्फ उत्तर प्रदेश ही है, तो उत्तर प्रदेश के चुनाव पर उसका क्या असर होगा और ख़ास तौर से जब सिर्फ 3 चरणों के और चुनाव चले हैं, क्योंकि 4 चरणों के चुनाव हो चुके हैं। तो ये घोषणा की है राजस्थान ने और राजस्थान ने कहा है कि राज्य कर्मचारी है, जिसकी पेंशन 2004 से बंद कर दी गई थी, जो बहुत चर्चित माँग थी और जिसको बंद कर दिया गया, विभिन्न दबावों में, अंतर्राष्ट्रीय दबावों में, राष्ट्रीय दबाव में और जो राजकीय राजकोष पे जो दबाव पड़ता है, उसकी वजह से अटल बिहारी वाजपेयी के दौरान की सरकार के दौरान ये पहल की गई और धीरे-धीरे करते-करते लगभग सभी राज्यों में 30 के आस-पास मेरे ख्याल से हैं, उन राज्यों ने उसको स्वीकार भी कर लिया। अब ये माँग राज्यों की रही है राज्य कर्मचारियों की रही है कि उनकी पेंशन व्यवस्था को पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल किया जाए। पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल करने का मतलब होता है कि आराम से किसी आदमी को जो सरकारी नौकरी में है, उसको 40-50 हज़ार रुपए से लेकर के डेढ़ 2 लाख रुपए तक मिल सकते हैं, 1.5 लाख रुपए तक मिल जाते रहे। अब वो नहीं मिल रहे थे, तो एक नई व्यवस्था हुई जिसको कर्मचारियों ने पसंद किया, नहीं किया और फिर अपनी पुरानी व्यवस्था बहाल करने की माँग की। तो राजस्थान सरकार ने अभी हाल के बजट में जो कुछ दिन पहले ही हुआ, 4-5 दिन पहले, उसमें अशोक गहलोत ने विधानसभा में ये घोषणा की कि राजस्थान जो है वो इस पुरानी व्यवस्था को बहाल करेगा। ये ठीक है कि राजस्थान में आप बहाल कर रहे हैं, लेकिन इस व्यवस्था के बहाल करने के निर्णय को लेकर के अब पूरे देश के राज्य कर्मचारियों में इस तरीके की माँग उठना शुरू हो गई है और उत्तर प्रदेश में तो बाकायदा इसको लेकर के अन्य पार्टियाँ हैं, जैसे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस आगे हैं, उन्होंने भी ये माँग शुरू कर दी है। वो बात दूसरी, दोनों ने ही अपनी राजनीतिक घोषणा पत्र में इसका उल्लेख किया है। अब ये देखना होगा कि ये माँग का पिटारा खोलने के बाद क्या असर होने जा रहा है और क्या राज्य कर्मचारी जो अभी तक प्रदेश की सरकारों के खिलाफ रहे हैं, उसमें क्या असर इसका होगा और इसका राजकीय राजकोष में क्या फ़र्क पड़ेगा, कितना असर होगा और क्या ये संभव है और संभव है तो कितना होगा और उसके बाद के असर क्या होंगे? इन सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे पास साथ हैं एनके सिंह साहब। एनके सिंह साहब पुराने जर्नलिस्ट हैं। अर्थव्यवस्था को देख कर के और बाकी पॉलिटिकल स्थितियों को देखते रहे हैं। पिछले साढ़े 4-5 दशक का अनुभव है। तो सिंह साहब आपका बहुत स्वागत है नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी में, क्योंकि धन्यवाद। आप इन मुद्दों को लगातार लिखते रहे हैं। तो आपसे बेहतर बताने वाला कौन हो सकता है? तो ये जो गहलोत ने पिटारा खोल दिया है अन्य सरकारों के लिए, इसका क्या असर आप मानते हैं? जी, 23 तारीख के बजट प्रेजेंटेशन में अशोक गहलोत जी ने ये अनाउंस किया, बजट दे रहे थे राजस्थान का। जैसे ही अनाउंस किया उन्होंने, उसके बाद से कर्नाटक में, हरियाणा में लगातार ये मांग शुरू हो गई। यूपी में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस तीनों ने कहा है कि हम आएंगे तो पुरानी पेंशन, ओल्ड पेंशन स्कीम कहते हैं ओपीएस, ओपीएस लागू करेंगे। एनपीएस कहते हैं न्यू पेंशन स्कीम या नेशनल पेंशन स्कीम। पहले इसका नाम न्यू पेंशन स्कीम था, फिर नेशनल पेंशन स्कीम हुआ। विस्तार से इसमें जाने की जरूरत नहीं कि न्यू पेंशन स्कीम और ओल्ड पेंशन इसमें अलग अलग क्या है। कुल मिला के जो पेंशन की स्कीम थी वो बंद कर दी गई, 1 जनवरी 2004 से बंद कर दी गई। आज ये एक पॉलिटिकल इशू हुआ है क्योंकि अधिकांश राज्यों में ने इसको अडॉप्ट कर लिया। जैसे ही केंद्र सरकार ने इसको बनाया और केंद्र सरकार में ये मैंडेटरी हो गया, राज्य सरकारों को भेजा गया। धीरे धीरे सारे राज्यों ने, देश के और यूनियन टेरिटरीज ने
इसको मान लिया क्योंकि ये लाभकारी था सरकारों के लिए। सिर्फ वेस्ट बंगाल ने इसको नहीं माना, एक अकेला राज्य है जिसने नहीं माना। एक इसके ये पॉलिटिकल इशू हो गया, तो चुनाव में इसके बारे में जैसे अशोक गहलोत ने कहा है, तो एक ऐसा ये ट्रम्प का इक्का है कि अब जहां फेंक दीजिएगा ये सबसे ज्यादा पावर रखेगा। नतीजा ये हुआ कि यूपी में ये इशू बन गया है, और अखिलेश को आप यूपी में करीब 15 लाख कर्मचारी हैं, और यूं कह लिए कि 15 लाख कर्मचारियों का मतलब उनका परिवार अगर ले लेंगे, और अगर वो वोटर है हम 3 गुना भी मान लें, तो ये करीब 50 लाख से 60 लाख वोट एक झटके में उनको मिल जाएगा। और जो माहौल बनेगा, जो नए एस्पायरेंट्स है वो भी वोट देंगे। तो ये एक बड़ा अच्छा मुद्दा है, पर इस किसी ने नहीं बताया कि हम ये पैसे लाएंगे कहां से। जैसे आपने कहा कि सौगात की झड़ी लगी हुई है, बरसात हो रही है, इनमें किसी से बैठा के पूछा जाए, एक भी पॉलिटिकल पार्टी से, बीजेपी इंक्लूडेड, कि अच्छा एक बात बता दो, ये जो तुमने दिया, मैं एक दिन कैलकुलेट कर रहा था, यूपी का बजट 5.5 लाख करोड़ का है, और जो वादे किए गए हैं जो इस चुनाव में, ये 2 लाख करोड़ के अकेले सिर्फ वादे हैं जो एडिशनल है। इसका मतलब क्या सारे खर्चे बंद कर दिए जाएंगे? तो ये मजाक हो रहा है। अब आप देखें कि ये क्यों, समय के साथ पॉलिसीज चेंज होती हैं। जब भारत आजाद हुआ तो उस समय आपको याद होगा कि रूस ने 5 ईयर प्लान शुरू किया था। 5 ईयर प्लान रूस का दिया, पूरी दुनिया को दिया हुआ है, और हर देश ने 5 ईयर प्लान अमल में लाना शुरू किया। नेहरू और क्रुश्चेव के बड़े अच्छे संबंध थे, तो नेहरू ने कहा कि भाई हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए हमें कॉन्टिन्यूअस वर्क फोर्स कहां से मिलेगी, लेबर फोर्स कहां से आएगी। क्रुश्चेव की सलाह थी कि आप अपने यहाँ लेबर कॉलोनीज डेवलप करें, ताकि लेबर के बच्चे भी लेबर होंगे, जब वो क्लस्टर में रहेंगे तो वो लेबर आपका नजदीक एक तो उपलब्ध होगा, और क्लस्टर में होगा तो उनके बच्चे भी मजदूर होंगे, लिहाजा आपको लेबर फोर्स की कमी नहीं होगी। आप जानते हैं कि पूरे भारत में लेबर कॉलोनीज जो बनी, कानपुर की सबसे बड़ी कॉलोनी शास्त्री नगर की लेबर कॉलोनी है, लखनऊ में कम से कम 5 जगह है जिसमें ऐशबाग भी एक कॉलोनी है। इस तरह से लेबर कॉलोनीज बनाई गई, और बड़े सस्ते रेट पे उनको मकान दिए गए। 12 रुपए से 16 रुपए में 2 बेडरूम के फ्लैट्स कमरे होते थे, और इंडिपेंडेंट हाउसेज होते थे। ये प्रक्रिया चली। अब आप सोचिए जरा, आज क्या हम उस पॉलिसी को कंटिन्यू कर सकते हैं? जमाना बदला, लेबर का कंसेप्ट बदला, अब व्हाइट कॉलर जॉब आने लगे, पूरा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का प्रोसेस बदल गया। अब हम फैक्ट्रियां धुआं नहीं उगलती है, अब हम दूसरे तरह की फैक्ट्रियां रखे हैं, जो सॉफ्टवेयर की फैक्ट्रियां हैं, जहां की प्रोडक्शन दिखाई नहीं देता, कोई ट्रक नहीं चलता। 4 करोड़ का प्रोडक्शन रोज होता है, लेकिन एक ट्रक भी माल नहीं निकलता। तो ये प्रोसेस ही चेंज हो गया। क्यों किया गया ये? 2004 में वाजपेयी जी ने इसको इनिशिएट किया, आपको याद होगा, और चिदम्बरम फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में, और यूपीए गवर्नमेंट ने इसको जबरदस्त रफ्तार दी। उसका पीछे कारण क्या था, मैं वो कारण बताना चाहता हूं। कोई भी सरकार इसे सस्टेन नहीं कर सकती। आप जरा सोचिए, क्यों देना चाहिए ओल्ड पेंशन? आप तो फिलॉसफी तो ये भी देते हैं, मतलब बड़ा कुतर्क लगा मुझे कि साहब पेंशन इज डेफर्ड वेजेस, विलंब से दिया गया तनख्वाह। अरे भैया, ये कहां से तनख्वाह हो गया? तनख्वाह के बारे में आपको बता दें, भारत में 1970 में, 71 में एक सरकारी कर्मचारी की जो तनख्वाह थी, आज उससे 338 गुना ज्यादा है। 338 गुना। किसानों का अनाज जो 70 रुपए पर क्विंटल था, आज 2051 रुपए। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो बामुश्किल तमाम 28 गुना बढ़ा है। किसानों का अनाज जो हर आदमी खाता है, जिसके बिना जिंदा नहीं रह सकता, वो 28 गुना बढ़ेगा, लेकिन कर्मचारियों की तनख्वाह 338 गुना बढ़ जाएगी। आपके वेजेस, फिर सिक्योरिटी किस तरह की है आपकी? क्या प्राइवेट सेक्टर में वही सिक्योरिटी है? अब हुआ क्या, इसको हम थोड़ा आंकड़े से बता दें विस्तार से, तो आपको अच्छा लगेगा, आपके व्यूअर्स को अच्छा लगेगा। उस समय फाइनेंस
मिनिस्ट्री ने एक रिपोर्ट तैयार की जिसको कि चिदम्बरम ने 2007 में सारे मिनिस्टर्स का जो कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें प्रेजेंट किया। उस रिपोर्ट में कहा गया था कि साहब 1993-94 और 2004-05 इन 11 सालों के गैप में अगर आप देखें तो जो इस मद में खर्च होता है पेंशन में, ये हमारा 8 से बढ़ के 12% हो गया है। जरा गौर कीजिएगा। दूसरा आंकड़ा उन्होंने दिया, दूसरा आंकड़ा जीडीपी ज्यादा का। इंटरेस्टिंग। जी, आ, मैं पहला आंकड़ा कंप्लीट कर दूं। उन्होंने कहा कि जो ये टोटल हम दे रहे हैं इसका कंपाउंड सीजीआर, जिसको सीजीआर कहते हैं, कंपाउंड ग्रोथ रेट, इन 11 सालों में केंद्र सरकार के लिए 21% हुआ है। मतलब हर साल 21% हमें पेंशन के मद में देना पड़ता है। सीजीआर एवरेज निकाला, 11 साल का एवरेज निकाला जिसको कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट कहते हैं, तो ये 21% का ग्रोथ रेट हर साल। आप जरा सोचिए हमारा मनी का वैल्यू कितना है, हर साल कितना ग्रोथ रेट होता है, हमारे यहाँ जो इन्फ्लेशन है वो कितना है। उस जमाने में इन्फ्लेशन और कम था। और आपका पेंशन का ग्रोथ रेट जो था, इसलिए कि स्वास्थ्य सुविधाएं मिली, तो जो आपका ये होता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो आजादी के समय 32 साल होती थी, वो बढ़ के इस समय 69.5 ईयर्स हो गई। आज एक आदमी 69 साल, 69 जीता है। स्वास्थ्य सुविधाएं हुई, लिहाजा पेंशन में बूढ़े लोग 30-30 साल, 40-40 साल पेंशन लेने लगे, 20 साल तो औसत लेने लगे, क्योंकि वो उस समाज के थे जहां खान पान की सुविधा थी, सरकारी नौकरी में थे। अगर हम मान ले कि गलत नहीं करते थे तो सही भी करके ठीक ठाक एक मजबूत उस पे थे, फुटिंग पे थे। नतीजा ये हुआ कि उनको वो सारी सुविधा, उनके स्वास्थ्य की सुविधा है, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसी बीच में स्वास्थ्य की सुविधा वगैरह सारी मिल गई। अब ये जो ग्रोथ रेट था 21% एनुअल ग्रोथ रेट पेंशन का रहा है। चिदम्बरम ने एक और आंकड़ा दिया, वो भी चौंकाने वाला है। उन्होंने कहा कि टैक्स रेवेन्यू और पेंशन का जो रेशियो है, पेंशन टैक्स रेवेन्यू रेशियो, ये साहब हमारा बढ़, जो हम कमा रहे हैं, जो 8.7% उस जमाने में देते थे, 9.7%, वो 10 साल में, 11 साल में बढ़ के 12.6% हो गया है। और राज्यों के लिए ये डबल हो गया है, 5.4% से 10% हो गया है। जो टैक्स राज्य कलेक्ट करते हैं या उनको मिलता है, उसमें उसका जो पेंशन का वो है वो डबल हो गया है, उसमें पेंशन जो देना पड़ रहा है। और सीएजीआर जो राज्यों का था, हम शायद वो आंकड़ा भूल गए बताना, कि सेंट्रल गवर्नमेंट का तो 21% था, हर साल बढ़ जाता था, केंद्र का 27% बढ़ता था, राज्य का 27% बढ़ा है राज्यों का। तो इसको लेके सारे राज्यों ने कहा कि हाँ साहब बिल्कुल इसे पास कीजिए और हम सब लोग लागू करेंगे। आज सभी राज्यों ने लागू। क्यों सरकारी कर्मचारियों को ये ओल्ड पेंशन दिया जाए, आप जरा गौर कीजिएगा, वजह क्या है। और सेक्टर्स भी हैं, आपका जो ऑर्गेनाइज सेक्टर, मैं छोड़ देता हूं अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात, एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में वो भी, हम लोग भी उसी सेक्टर में हैं। क्या आप सोचिए, क्या वही स्थिति है? ऑर्गेनाइज सेक्टर में कोई नहीं, उसका है ना तो हेल्थ। और आपको मालूम होगा वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है कि स्वास्थ्य की सुविधाएं भारत में महंगी होने की वजह से और स्वास्थ्य का इंश्योरेंस ना होने की वजह से भारत में एक अच्छा खासा वर्ग है जो कि पॉवर्टी लाइन के, अच्छा भला उसमें से निकल पाता है, बेटे कमाने लगते हैं, दुकान खोलता है और लगभग लगता है पॉवर्टी लाइन से निकल गया, लेकिन फिर फिसल के वो पॉवर्टी लाइन में चला जाता है कि उस घर में एक आदमी बीमार पड़ गया। सरकारी कर्मचारी को तो ये दिक्कत नहीं है, ताउम्र जब तक जिंदा रहेगा, सांस चलेगी, उसको सुविधा मिलेगी। तो आप ये लॉब साइटेड समाज में एक वो दे रहे हैं सिर्फ इसलिए कि ग्रुप है और हमें वोट देगा। ऑर्गेनाइज सेक्टर इस तरह का नहीं कर पा रहा है, लिहाजा आपने नहीं दिया है। हम लोग भी ऑर्गेनाइज, जानते मुझे कितना पेंशन मिलता है? 1599 रुपए,
₹1599 हमारा फैमिली पेंशन है, जबकि हम ठीक ठाक ओहदे पे थे, और इसको कहते हैं फैमिली पेंशन है ये, जो हम लोग की स्कीम में मिलता है। मजाक। आपको एक और किस्सा बताएं। मतलब ये तो लग रहा है कि मजाक हो रहा है, लिहाजा कहीं कोई भी कारण नहीं है कि आपको बैठा के हर सुविधा दी जाए, पक्की नौकरी दी जाए। हालत तो ये है कि सरकारी कर्मचारी एक बार अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाए, उसके बाद अगर वो 5 साल तक अंतर ध्यान रहे, तो 5वें साल आके कह सकता है, हाँ भाई कुर्सी कहाँ है हमारी, जरा देना तो, और कोई मना नहीं कर सकता। इतनी पुख्तगी दी है, मजबूती दी है सेंट्रल गवर्नमेंट को। वहीं पे प्राइवेट सेक्टर को 1 मिनट में, अब तो ट्रेड यूनियन मूवमेंट ही खत्म हो गया भारत में, लिहाजा 1 मिनट में लात मार के मालिक निकाल दे रहा है, और वो सड़क पे आ जा रहा है जब 35 साल का हो रहा है, 2 बच्चे स्कूल जाने के वाले हो रहे हैं, तो अचानक वो कहता है, आपको याद होगा अभी एक सीईओ ने एक फोन पे भारत के 900 लोगों की नौकरी खा गई। एक फोन पे फोन किया और कहा कि यू आर हियर बाय, द कंपनी कैन नॉट अफोर्ड योर जॉब, कंटिन्यूएंस ऑफ योर जॉब, यू स्टैंड टर्मिनेटेड। और ये कह के 900 आदमियों की नौकरी 15 सेकंड में खा गया। कहीं कोई उफ नहीं हुआ, क्योंकि अब वो ट्रेड यूनियन मूवमेंट नहीं है, और होता भी तो नहीं हो सकता। इसलिए ये पूरा लॉपसाइडेड है। अगर हमें देखना ही है तो उस अनऑर्गेनाइज सेक्टर के उस मजदूर को क्यों नहीं देख रहे हैं? आप जरा सोचिए, एक अंबानी की 1 घंटे की आमदनी कोरोना में जब किसी फैक्ट्री में धुआं नहीं उगला अंबानी के, तब वो 90 करोड़ पर घंटे आमदनी थी अंबानी की। आप जानते हैं एक मजदूर अनऑर्गेनाइज सेक्टर का, अगर वो 10,000 साल तक बिना बीमार पिए, बिना बीमार पड़े काम करे, तब ये 1 घंटे की आमदनी वो कमाएगा। आपको उसकी चिंता नहीं है। हमें ऐतराज नहीं है सरकारी कर्मचारी से, लेकिन आप प्रायोरिटाइज करेंगे ना, आप वरीयता देंगे ना कि आपको किस सोशल सेक्टर को वरीयता देनी है। तो इस समय अनऑर्गेनाइज सेक्टर तड़प रहा है। उस समय आप ओपीएस ला रहे हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम ला रहे हैं, इसलिए कि वो ग्रुप में है और आपको वोट देगा। ये अपराध है। मुझे लगता है कि जेल में इस तरह के नेताओं को बंद कर देना चाहिए जो इस तरह की उल्टी सीधी पॉलिसीज देते हैं, क्योंकि आपको वो लेबर, इसी राजस्थान में बच्चे बेचे जाते हैं। आपने देखा होगा 3 स्टोरी कॉन्टिन्यूअस आई एक बड़े अखबार में, किस तरह से वहां से बच्चे, गरीब गरीब अपने बच्चे बेचते हैं और उनको जाके श्रमिक बना के खदानों में ले जाते हैं। ये आपको नजर नहीं आता है। आपके राज्य में सीने पे आपके हो रहा है, लेकिन आप बहुत पैसे, आपके पास रेवेन्यू हो गया है और आप ओल्ड पेंशन स्कीम कर, ये अपराध कर रहे हैं ये चीफ मिनिस्टर। मुझे लगता है कि इनको आपराधिक कृत्य में ले जाना चाहिए, क्योंकि ये पॉलिसी डिसीजन नहीं है, ये आप घूस दे रहे हैं कुछ वोट के लिए। मुझे लगता है इतना बड़ा अपराध प्रजातंत्र में कोई और नहीं है। मर्डर कर देते तो चल जाता, लेकिन ये मर्डर से बड़ा अपराध है। बिल्कुल, ये मर्डर से बड़ा अपराध आप इसे बता रहे हैं। मुझे लगता है इसको लेकर के एक जागरूकता जो नागरिकों में होनी चाहिए, सरकारी कर्मचारियों में होनी चाहिए और देश को लेकर के जो जानने की स्थिति होनी चाहिए, उसमें भी इसका अभाव है। राजस्थान सरकार ने ये कदम तो उठा लिया, घोषणा कर दी बजट सत्र में, अगले 2 साल बाद, 1.5 साल बाद उनके यहाँ चुनाव होने जा रहा है। इसका एक ढिंढोरा पीटा जाएगा और गहलोत सरकार जो है फिर सत्ता में आने की कोशिश करेगी। तमाम कोशिशें जैसे अन्य दल करते हैं वो भी करेगी। लेकिन एक जब से जीएसटी का फ़ॉर्मूला आया और राज्यों को जो अंशदान मिलने लग गया है, ज़्यादा पैसा आने लग गया है उनके पास, तो वो हो सकता है कि वो वहाँ हो भी जाए राजस्थान में, उसकी संभावनाएँ भी हैं। क्योंकि अच्छा एक चीज़ और भी है, इसका इसका जो पैसा है पेंशन का 2004 से जो कर्मचारी नियुक्त हुए हैं, उनके ऊपर लगना है और वो जो 2004 से अभी कर्मचारी हैं, वो जब रिटायर होंगे लगभग 15 से 20 साल बाद, क्योंकि 15 साल उन्होंने नौकरी कर ली, 4 में भी जिसकी नियुक्ति हुई थी, 15 में 5 में 15-17 साल नौकरी हो गई और आप ये मान लीजिए कि 30-35 साल वो नौकरी आमतौर पे करता है, तो 15 से 20 साल बाद उसको देनदारी उसकी होगी राजकीय कोष में। तब तक तो ना देखने वाले अशोक गहलोत कहाँ होंगे, वो कैसे होंगे, इसको भगवान ही जानता होगा और लोग भी यही हालत में होंगी। तो स्टेट गवर्नमेंट वहाँ दे पाए, नहीं दे पाए, लेकिन उत्तर प्रदेश ऐसे बड़े राज्य में या और राज्यों में वहाँ अगर ये सब शुरू हो गया,
तो कैसे और बाकी काम होंगे, कितना खर्चा आएगा? और जो अभी आपने आंकड़ा दिया है, वो बहुत ही चौंकाने वाला है। तो क्या इसके खिलाफ में, ऐसी घोषणाओं के खिलाफ में एक आंदोलन चलाया जाना चाहिए, या ये कि फ़ौरन इस ऐसी चीज़ों के खिलाफ में कहीं तो जो और बड़ी संस्थाएँ मानी जाती हैं, चाहे न्यायालय है, या वैसे अगर मान लीजिए विधानसभा और विधान परिषद से पास ही हो जाएगा, तो फिर वो उसमें मुझे नहीं लगता कि न्यायालय भी कोई अपनी भूमिका निभाता है, क्योंकि नियम कानून बनाने का अधिकार तो न्यायपालिका कार्यपालिका के पास में है, और बाकी हमारे यहाँ। तो आप अब इसको इसको कैसे निपटा जाएगा, और कैसे अन्य राज्य इसको कैसे स्वीकार करेंगे? क्योंकि सबसे बड़ी आफत भाजपा शासित राज्यों में, और कांग्रेस के पल्ले बचे ही कितनी सरकार हैं, कितनी सरकारें हैं, 2-3 सरकारें हैं कुल मिलाकर के। एक में ये हैं, 2 और राज्य हैं, एक राज्य पंजाब है और एक आपका छत्तीसगढ़ है। वहाँ ये सब छोटे राज्य हैं, बड़े राज्यों की जो उलझन होने वाली है, उसको आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, इसमें 2 चीज़ें हैं। ये पॉलिसी डिसीज़न है और पॉलिसी डिसीज़न में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, न्यायपालिका कुछ नहीं कर सकती। ये वही। प्योर पॉलिसी डिसीज़न है। लेकिन पॉलिसी डिसीज़न में और मुश्किल ये है कि हर सरकारी कर्मचारी आपका जो ये आज का डिबेट सुनेगा, वो मुझे गाली देगा, आपको गाली देगा। वो क्योंकि वो बायस्ड है। उसको इसका दर्द नहीं है कि उसका अपना बेटा जिसको नौकरी नहीं मिली है और वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में है, या वो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में भी है तो अनप्रोटेक्टेड है। उसको उसकी चिंता नहीं, उसको अपने पेंशन की चिंता है। और आज मुझे तो कई लोग मिलते हैं ऐसे पेंशन याफ्ता, जो कि कहते हैं बताइए साहब, अजीब गवर्नमेंट है, हम लोग का पेंशन नहीं बढ़ा रही है। उनको सबसे ज्यादा चिंता होती है हमारा। और ये वो लोग हैं जो 1.5 लाख का पेंशन, एक एक अधिकारी है जो मिडिल मिडिल लेवल के अधिकारी रहे हैं, उनकी अपनी 1.5 लाख सवा लाख की पेंशन है और उनके पत्नी की भी है। 2.5 लाख में भी उनको चैन नहीं है और वो चाहते हैं इसको बढ़ाया जाए। आज जरा सोचिए, तुम्हारे स्वास्थ्य, तुम्हारे पूरे परिवार के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी उसकी, सरकार की। ये किसके पैसे से जा रहा है? टैक्स मैंने भी दिया है। उसके अलावा तुम्हें हर सुविधा पूरे जीवन भर मिलती रही, पक्की नौकरी। इसी चीफ मिनिस्टर ने जब बजट ये पेश किया और ये अनाउंस किया, राजस्थान के चीफ मिनिस्टर ने, तो उस आदमी का सेंटेंस सुनिए। एनपीए हैज क्रिएटेड ए सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी अमंग द एम्प्लॉइज। उसका कहना है कि एनपीए जो नया पेंशन स्कीम आया है, जिसको जिसको जिसके खिलाफ लोग हैं, पुराना चाहते हैं, कहा कि ये जो नया पेंशन स्कीम है, इससे हमारे कर्मचारियों में इनसिक्योरिटी व्याप्त है। तुमने कभी ये सोचा है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर के 12 करोड़, 5 करोड़ ऑर्गेनाइज सेक्टर के, इनकी इनसिक्योरिटी कितनी होगी? प्रायोरिटी किसको मिलनी चाहिए? पहले तो उस प्रवासी मजदूर को मिलनी चाहिए जिसको कोरोना के लॉकडाउन में एड़ी रगड़ रगड़ के मरना पड़ा सड़क पे। उसके लिए कौन सा कल्याण तुमने किया है? आपने तो मकान देने की भी बात कही थी, चलिए उसको छोड़िए। ऑर्गेनाइज सेक्टर में जिसमें हम लोग आते हैं, उसकी आपने कभी देखी है? लिहाजा हकीकत यह है कि आपने प्रायोरिटीज गलत ली और अपराध किया है। तो मुझे लगता है इसको रोकने के लिए काउंटर ऑफेंसिव ये होना चाहिए कि सरकार पे ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग, जिनकी तादाद 17 करोड़ है, और सच पूछिए तो अगर हम पूरा ले लेंगे तो इस समय काम करने वाले 55 करोड़ हैं देश में। इन सारे लोगों को खड़े होना चाहिए एक आंदोलन के रूप में कि ये जो आप लॉपसाइडेड कर रहे हैं, हम सेना पे जो कर रहे हैं, उनके लिए ओल्ड पेंशन है, हालांकि सेना में जो लोग अपना खून बहा रहे हैं, उनको छोड़ के ये जो सरकारी उसमें बैठे हैं, इनके लिए वो सारी सुविधाएं अगर उनको दी जाती हैं तो हमें भी मिले, और जो कि सरकार नहीं कर सकती। क्योंकि पेंशन हमेशा, जब चूंकि एज, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी है, जीवन प्रत्याशा अब 70 ईयर्स हो गई है, और मेरे ख्याल से वो जल्दी जब नया आंकड़ा आएगा तो 72 के आसपास होगी। तो अगर ये लाइफ प्रत्याशा इतनी बढ़ रही है, स्वास्थ्य बेहतर हो रहा है, तो आप पेंशन क्यों चाहिए आप? और अगर आपको पेंशन चाहिए तो एनपीएस है, तो क्या दिक्कत है? एनपीएस कंट्रीब्यूटरी है, लगभग उसी तरह का है जैसा प्राइवेट सेक्टर में हम लोग को मिलता है, हम लोग को जो मिला करता था। तो ये वही लगभग उसी तरह की स्कीम में कंट्रीब्यूटरी है, सरकार भी देती है
और क्यों नहीं सरकार को इसको बंद करना चाहिए? उस समय सरकार के पास, आप जानते हैं, 21% सीएजीआर अगर होता है किसी सेक्टर में, तो वो बर्बाद हो जाती है। 21% हर साल पेंशन में अगर वो पैसा जाएगा सरकार का, और टैक्स रेवेन्यू 1.5 गुना हो गई। टैक्स जो रेशियो है पेंशन और गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू, आप जो टैक्स कलेक्ट करते थे उसका 12% पेंशन में सिर्फ जा रहा है, जो 8% पहले जाता था, और 10 साल में ये बदला है। अगर आज की स्थिति में ओल्ड पेंशन होता तो 25% कम से कम टैक्स का चला जाता पेंशन देने में, और उसमें भी आप डिमांड कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ये अपराध है, और ये मतलब कठोर, मतलब सुन पाषाण हृदय लोग ही जो पेंशन पा रहे हैं वो अपने पेंशन की बात करेंगे। उनको पहली बात, उनका जो बच्चा अनऑर्गेनाइज सेक्टर में या ऑर्गेनाइज सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में है, उसके कल्याण को देखे, वो उसका भविष्य देखें, तो कभी भी बात नहीं करेंगे। क्योंकि ज्यादातर नौकरियां अब प्राइवेट सेक्टर में जा रही हैं, आपको गवर्नमेंट में नौकरी मिलने नहीं जा रही है। लिहाजा मुझे लगता है कि ये बेहुदा किस्म का ये पॉलिसी है, सरकार को जल्दी इसे बंद करना चाहिए। अगर ना हो तो बड़ा जन आंदोलन इसके खिलाफ शुरू करना चाहिए। एक चीज और भी है, राजकीय कर्मचारियों को कुछ, क्योंकि आपने जैसे कहा कि हम आप अपनी बात कर रहे हैं, या जो भी प्राइवेट में सेक्टर में काम करते हैं, उनकी पेंशन 1500 2000 इस तरीके से आती है। आपने अपना ज़िक्र कर ही दिया कि कितनी मिलती है आपको फैमिली पेंशन, अगर आपने अपने कार्यकाल के दौरान किया हुआ पैसा नहीं 40 बचा। साल मैं कंट्रीब्यूटर रहा हूं ईपीएफ का, 40 साल कंट्रीब्यूशन के बाद हमारी ये हालत है, और ठीक ठाक सैलरी, मैं एडिटर रहा हूं, और हुँ। इसके बाद ये स्थिति थी कि हमें 1599 रुपए मिलते हैं हर साल, जी, हर तो महीने, हर महीने। ये सरकार की प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि जो रिटायर हो रहे हैं लोग, या 58 50 साल 60 साल के बाद में, उनको उनको हेल्थ सुविधाएँ उनकी बढ़ाई जाएँ, उस पे ज़्यादा फ़ोकस किया जाना चाहिए, ना कि इस तरीके की। एक और भी बात है, वो ये है कि कुछ एक राजकीय कर्मचारियों को जो बड़े स्तर पर आ जाते हैं, थोड़ा-सा ठीक-ठाक स्थिति में, जैसे कि आपने अभी बताया कि 1.5 लाख रुपए से लेके भी ज़्यादा तनख्वाह मिलती है, पेंशन मिलती है। क्या ये भी कोई संभावना ऐसी है, एक उम्र के बाद आदमी के खर्चे कम हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें, ज़िम्मेदारियाँ कम हो जाती हैं। क्या इस पे भी कैप लगाने की, मैं बहुत हिम्मत से और बहुत मुश्किल में ये सवाल आपसे कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ, जैसे कि आपने कहा कि आपको ये गालियाँ मिलने वाली, मुझे भी उतनी ही गालियाँ, उतनी बढ़िया गालियाँ मिलने वाली हैं। मैं इस तरह का प्रस्ताव अगर रखूँगा कि क्या इस तरीके के कर्मचारियों को जो रिटायर होते हैं, एक पेंशन में कैप भी होना चाहिए, क्योंकि उसके खर्चे उतने नहीं होते हैं जितने कि सामान्य तौर पर आपकी युवा वर्ग में या अधेड़ में, जब आप बच्चे आपके सेटल हो रहे होते हैं, और जब सेटल हो गए तो आपके कहा कितने कितने खर्चे होंगे आपके, आखिर क्या होगा? तो क्या उस पे कैप लगाने की भी ज़रूरत है? मैं एक अपने परिचित का किस्सा बताता हूँ। उसके फादर रिटायर हुए तो पेंशन था। लड़का वहां से पिताजी की सेवा के नाम पे नौकरी छोड़ के चला आया, या नौकरी छूट गई। उसके बाद उसने फिर नौकरी नहीं ढूंढी, क्योंकि पिताजी का पैसा आ रहा था, इत्मीनान से बीवी और बच्चे उसी को भोग रहे थे। पिताजी अब मर चुके हैं, अब उसके लिए ये समस्या आ गई है। इफरात जब आप देंगे, आप सोचिए एक बूढ़े मियाँ बीवी को कितनी जरूरत होती है, कितना चाहिए उसको। ऑप्टिमम हम ले लेते हैं, एक मिडिल क्लास ऑफिसर को ले लेते हैं, कितनी उसकी जरूरत है। तो लिहाजा आपको उस पे, पहले तो कैप की बात है तो मैं ये कह सकता हूं कि कैप लगा दे, एक जितनी भी जीवन की आवश्यकता हो लगभग उतने पे फिक्स कर दे। लेकिन वो भी क्यों करे, इशू ये नहीं है। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि आपके पास पैसा है तो इफरात बांटिए, सबको बांटिए। लेकिन वो जो प्रवासी मजदूर एड़ी रगड़ रगड़ के गया है एक झटके में, आपके एक कोरोना में लॉकडाउन की वजह से, या वो जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर का किसान है, पूरी जिंदगी उसका बेटा मेहनत करता है, कोई स्वास्थ्य सुविधा उसको नहीं होती, और एक बार जब वो चारा काटने की मशीन में डालता है, चारा हाथ कट जाता है, उसके बाद उसका शादी भी नहीं होती, पूरा जीवन उसका बर्बाद। ये दीपा नारायण ने एक रिसर्च किया था यूएनडीपी के लिए, और पाया कि एक लड़का गजब की खेती कर रहा था, पूरे परिवार को पॉवर्टी से ऊपर ले जा रहा था।
अचानक चारा काटने की मशीन में जब वो चारा डाल रहा था तो उस समय उसमें होता है कि प्रेस करके डालना होता है, मैंने चूंकि डाला है इसलिए जानता हूं, उसमें वो हाथ, उसने उसका जो पुली था उसने हाथ वो खींच लिया और वो हाथ कट गया। जब वो ब्लेड आया तो ब्लेड ने हाथ काट दिया। वो लड़का उसके बाद से जो घर पॉवर्टी लाइन के नीचे आया है आज तक नहीं उभर पाया। आपको उसकी चिंता नहीं है। आपका जीडीपी बढ़ रहा है तो डिलीवरी फॉल्टी क्यों कर रहे हैं? कम से कम इतना भारत के संविधान में इकोनॉमिक सामाजिक इक्वालिटी की बात कही गई है ना प्रियम्बल में। वो इक्वालिटी कहां है? आपका एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर को आपको बिल्कुल दर्द नहीं है। लेकिन इनके लिए आप जो कैट की भी बात कर रहे हैं, मैं तो इस पेंशन की ही बात कर रहा हूं, क्यों मिलनी चाहिए इनको पेंशन? और जहां तक मेरिट का सवाल है, ये बड़ा वेग सब्जेक्ट है कि हम तो साहब मेरिट से आते हैं। ये मेरिट बड़ा अजीब सा है। इसके बारे में आइंस्टीन ने बड़ा अच्छा कहा है कि ये कुछ नहीं होता, ये एक मानसिक स्थिति काल विशेष में होती है जिसको कि आप मेरिट के नाम से जानते हैं। वरना मेरिट अगर आप देखेंगे तो वो जो किसान काम कर रहा है ये बड़ा लॉपसाइडेड होता है। और फिर जिसको आप मेरिट कहते हैं कि साहब कंपटीशन दे के आता है, इसको दे के आता है, ये कुछ होता नहीं है। आज भी वो आईएएस जो टॉपर है, वो 5 साल की नौकरी के बाद इसी यूपी में घूस लेते पकड़ा गया और जेल में गया। दूसरा आईएएस का टॉपर टीना का मियां बीबी का केस आपने मध्य प्रदेश का याद होगा आप। हाँ, हाँ, वो दोनों संभव। ये दोनों ये मियां बीबी नहीं है, टॉपर यूपी में कई थे, मध्य प्रदेश के हैं और सब बड़े नहीं, राज्यों और में तो आज वो जेल में है इसलिए दोनों मियां बीबी कि वो करप्ट थे। तो अगर आपकी मेरिट का ये यूज है तो मुझे इस मेरिट की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस मेरिट में वैल्यू सिस्टम नहीं है। तो मुझे लगता है कि मेरिट एक मिसनॉमर है। और ये कहना कि साहब हम लोग मेरिट से आए इसलिए आए हैं, ये एकदम फालतू है। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा मेरिट है। और वो मेरिट जैसे मतलब ये एक अजीब सा हो जाता है। प्राइवेट सेक्टर क्यों इफिशियंट है? आपको याद होगा जब ये डील हो रही थी राफेल की, तो राफेल में दासो दासो ने यही कहा था कि साहब आपके यहाँ एचएएल ने जो दिया है, एचएएल सरकारी कंपनी है, एचएएल ने जो कहा है कि हमारे यहाँ लेबर आउटपुट जितना है, हमारे जो वर्कर है वो 2.7 टाइम्स ज्यादा देते हैं। भारत में सरकारी के बारे में ये मशहूर है कि या तो ये करप्ट है या लिथार्जिक है। अगर ये आपकी मेरिट है और इसके नाम पे आपको पेंशन मिलना चाहिए, तो मुझे लगता है कि हम सबको ये कर दीजिए और समाज के हर आदमी को कर दीजिए, हर आदमी बैठ के आराम से खाएगा। इससे बढ़िया तो कुछ है ही नहीं है। बिल्कुल। मुझे लगता है कि सरकार को मतलब ख़ास तौर से एक प्रतिबंध कहीं न कहीं राजनीतिक दलों पर होना चाहिए, जो बिल्कुल हवा की जो बातें कर जाते हैं और ज़मीन धरातल पर उसका बहुत बुरा असर सही। होने वाला होता है और ख़ास तौर से ये देश की चिंता नहीं करते। एक आग लगा दी आपने नहीं, ये एक किसी इससे बड़ा नाम अपराध पर। हो नहीं सकता। आपके पास रेवेन्यू नहीं है, आपने सिर्फ एक सुबरा छोड़ दिया है। उस पूछिए उस चीफ मिनिस्टर से कि तू रेवेन्यू कहां से लाएगा? इसके लिए जो रेवेन्यू कौन सा मॉडल दिया? यूपी में जो ये पॉलिटिकल पार्टीज है, जितनी घोषणाएं की है, अगर आप कैलकुलेट करें तो उनका टोटल बजट का साइज जो है उसका 50% तो इन्होंने खैरात में बांट दिया है। पूछा जाए, कोई पकड़ के पूछे कि कहां से लाओगे, चलो बताओ, और इसके बाद तुम्हें 6 साल की जेल कर देंगे, तब ये नहीं, जाके आप सही होंगे। एक एक आप शुरुआत में तो कुछ चीज़ें बजट में डेफ़िसिट करके कुछ एक चीज़ें तो लागू कर देंगे, लेकिन कर्जा वो लेके दूसरे करेंगे। के लिए मुश्किल होगी ना, आने वाली सरकारों के लिए मुश्किल होगी, देश बिल्कुल के लिए मुश्किल मुश्किल होगी। होगी और ये निश्चित रूप से मुझे भी लगता है और आप भी इससे सहमत होंगे कि ये देशद्रोह है, अगर इसको पूरी तरीके से समझ के अगर आपके पास पैसा है निश्चित रूप से जैसा कि आपने भी कहा इरफान में बाँटिए, कोई दिक्कत नहीं है। जिस देश में उसको भी शिक्षा प्रायोरिटाइज पर कीजिए। जिस पहले देश आप अनऑर्गेनाइज सेक्टर के उस किसान के बेटे को जो आपके यहाँ आपका ईटा गारा कर रहा है, उससे आइए, फिर ऑर्गेनाइज सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर के लिए आइए, फिर आप यहाँ आइए। ये तो मजबूत है ही है, ये तो सबसे नहीं, मजबूत देखिए आपको डिफेंस पे खर्चा करना है, बढ़ाना है, आपको है। एजुकेशन पे बढ़ाना है, आपको स्वास्थ्य पे बढ़ाना है, आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे बढ़ाना है आपको, आप ओवरहेड खर्चों पर जो वेतन और पेंशन वगैरह पे अगर आप इतना बढ़ाएँगे, तो होगा क्या? निश्चित रूप से सरकारी नौकरियाँ होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, सुविधाएँ भी होनी चाहिए,
लेकिन हर चीज़ की एक सीमा होनी चाहिए, आपका चादर होनी चाहिए, चादर से ज़्यादा आप पैर फैलाएँगे, तो फिर किसी न किसी को तो उसकी सज़ा भुगतनी ही पड़ेगी और यही मुझे लगता है कि आज की चर्चा का सार है। बहुत-बहुत आभार एन.के. सिंह साहब आपका और ये निश्चित रूप से हम दोनों को इसके बारे में ज़रूर लोग अभी लोग प्यार से जो भी शब्द इस्तेमाल करना चाहेंगे करेंगे, लेकिन हमें अपनी बात रखनी थी, इसलिए हमने इसको ज़रूरी समझा कि इस बात पर चर्चा कीजिए। बहुत-बहुत आभार सर आपका। थैंक यू।